हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि हम ग्राफिकल मेथड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम डिस्कस कर रहे हैं मैट्राइसेस, पार्ट 2 कैलकुलस में हम डिस्कस कर रहे हैं सेट्स, और पार्ट 3 में हम डिस्कस कर रहे हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। हमारा मेन टॉपिक है, बट उसके लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, यानी कि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने डेटा के बारे में डिस्कस किया था कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, और डेटा को डिस्कस किया था। डेटा के डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस किए थे। उसके बाद जो लेक्चर नंबर 2 था, लेक्चर 2 में हमने क्या डिस्कस किया था, ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो ग्राफ के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें 2 ग्राफ डिस्कस किया था हमने। कौन सा? एक तो बार ग्राफ और एक तो हिस्टोग्राम। दोनों में डिफरेंस क्या होती है? हिस्टोग्राम में हम क्या यूज करते हैं, नंबर, जबकि बार ग्राफ में हम क्या यूज करते थे, वहां पे जो भी हमारे पास क्वांटिटी या फिर जो भी कैटेगरी रहती थी वो यूज करते थे। वहां पे हमने देखा था कि बार ग्राफ को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, और उसके बेसिस पे मैंने आपको कुछ होमवर्क के लिए एग्जांपल्स दिए थे। तो आज हम क्या करेंगे, उसमें से कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज लाइन ग्राफ, और लाइन ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, और पाई डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पाई डायग्राम और लाइन ग्राफ, ये 2 टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे, और थोड़ा सा स्टार्टिंग में हम होमवर्क का भी डिस्कस कर लेंगे। तो प्लीज वीडियो को जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप लोग क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको प्रीवियस वीडियो के जो लिंक है, हमारा पेपर पार्ट 1 पार्ट 2 का जो मैट्रिक्स और सेट्स का जो लेक्चर चल रहा है, आपको देख लो। और दूसरी बात, मैं हर लेक्चर में रिपीट करता हूँ कि वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक देखें, और जितने भी वीडियो है चैप्टर 1 से, यानी कि लेक्चर नंबर 1 से देखो, जिससे कि आपको पूरी स्टार्टिंग से लेके बेसिक क्लियर होगी। आप डायरेक्ट ये वीडियो देखोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके लिए यही आपके लिए बेनिफिट होगा कि वीडियो को लेक्चर नंबर 1 से देखो और सारे पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलो। अगर आप सारे पॉइंट को नोट डाउन कर रहे हो, पूरी नोट्स बना रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। कब? जब आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, कहीं भी। देखो, ये जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ ना, आप किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हो, इट डजेंट मैटर कि आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर उस एग्जाम में ये टॉपिक है, मैं जो भी टॉपिक ले रहा हूं, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और अगर वो पर्टिकुलर टॉपिक अगर यहां से आप उठाते हो, तो उसके क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब बाकी अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हो, तो टारगेट IIT JEE और CA कॉमर्स वाले लोग के लिए, तो वो आप लोग क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कुछ होमवर्क दिया था कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक फिलिंग द ब्लैंक्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ बार ग्राफ, क्वेश्चन क्या है कि इन अ बार ग्राफ इफ अ बार ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। बार ग्राफ कैसे रहता है, रेक्टेंगल बनाते हैं हम लोग। अच्छा, कुछ रूल याद रखते हैं। सपोज ये रेक्टेंगल, ठीक है, तो बार ग्राफ का पहला रूल क्या था कि एक्स एक्सिस पे क्या करते हैं हम लोग, इसे एक्स एक्सिस को बेस लाइन भी कहते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ बार को ड्रॉ करते हैं। बार मतलब एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे, जिसकी हाइट को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, और उसको लेंथ भी कहते हैं। और ये जो हमारे पास बेस होता है इसका, कि विड्थ कितनी है वो फिक्स होती है। जो विड्थ इसका होगा वही सबके विड्थ फिक्स होंगे। और दूसरी बात, जो 2 बार के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कॉमन होना चाहिए, यानी कि सेम डिफरेंस होना चाहिए। कुछ रूल थी। अब ये यही कह रहा है क्वेश्चन में कि एक बार जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है, ये सपोज हम लोग बार ड्रॉ करते हैं, तो हाइट ऑफ बार 4 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 28 यूनिट्स, देन द हाइट ऑफ बार रिप्रेजेंटिंग 350 यूनिट इज। सिंपल सा क्वेश्चन है। जब हम ड्रॉ करते हैं, सपोज ये हमारे पास ये इस तरीके से सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर मतलब 1 2 3 4, तो ये जो 4 सेंटीमीटर है, इस 4 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी है, 28 यूनिट्स। तो कितना हाइट होगा कि 350 यूनिट्स हो जाए, तो आप क्या करोगे, 1 यूनिट्स की वैल्यू निकाल लोगे। आपको देखो कुछ नहीं करना है, डिवाइड करना है। 4 सेंटीमीटर का मतलब 28 यूनिट्स। मैं कह रहा हूं अगर 4 सेंटीमीटर, क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 28
यूनिट्स हैं। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है कि 4 सेंटीमीटर की वैल्यू अगर इफ 28 यूनिट्स है, हमें कैलकुलेट करना है 35 यूनिट्स का कितना हाइट होगा, कितना सेंटीमीटर। एक बात बताओ, अगर 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 28 यूनिट, तो मैं 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकाल सकता हूं। 1 सेंटीमीटर इज नथिंग बट कितने यूनिट्स हो जाएंगे, 7 यूनिट्स। मतलब 7 यूनिट्स का मतलब 1 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब 1 यूनिट्स इज नथिंग बट 1/7 सेंटीमीटर। समझ में आ गया कि अगर एक यूनिट की वैल्यू 1/7 सेंटीमीटर है तो 350 यूनिट का मतलब कितना सेंटीमीटर होगा। दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो 350 से, तो अगर मैं 350 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 350 यूनिट्स लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 350/7 सेंटीमीटर। तो यहां से आप इसको कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 50, यानी कि 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 350 यूनिट्स। तो ये आपको क्लियर हो गया कि इफ अगर 4 सेंटीमीटर का मतलब अगर 28 यूनिट्स है तो 50 सेंटीमीटर का मतलब 350 यूनिट्स। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि अगर इफ 4 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 28 यूनिट्स, तो हाइट जो होगी बार रिप्रेजेंटिंग 35 यूनिट्स, तो 35 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने हाइट की जरूरत पड़ेगी, तो आप बोलोगे 50 सेंटीमीटर। अगर मैं 50 सेंटीमीटर यूज करूं तो एक देखो, एक ऐसे भी आप कर सकते हो कि अगर 1 सेंटीमीटर का मतलब 4 हाइट है, तो कितना कैलकुलेट किया था हम लोग ने, 4 ना 7, ठीक है। अगर एक का मतलब 7 है, 1 सेंटीमीटर का मतलब 7 यूनिट्स है, तो 50 सेंटीमीटर का मतलब कितना होगा, 350 यूनिट्स। करेक्ट है, तो मतलब पहले का आंसर आ जाएगा यहाँ पे 50 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सिंपल क्वेश्चन था कि 4 सेंटीमीटर अगर 28 यूनिट से प्रेजेंट कर रहा है, 4 सेंटीमीटर 28 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 350 यूनिट्स के लिए कितने सेंटीमीटर चाहिए, तो आप बोलोगे 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 इन अ पाई चार्ट, ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है जो भी हम डिस्कस करने वाले, इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन जो है अभी हम डिस्कस करेंगे, ये भी पाई चार्ट का, इसको भी कैंसिल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 ये कह रहा है इन अ बार ग्राफ, एक बार का जो लेंथ है 3.2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 96 यूनिट। सेम क्वेश्चन वैसे ही है, अगर 3.2 रिप्रेजेंट कर रहा है 96 यूनिट, ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स रिप्रेजेंटेड बाय बार ग्राफ ऑफ 22.1 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3.2 सेंटीमीटर का मतलब है 96 यूनिट्स। मैं यूं लिख देता हूं, ठीक है। 3.2 सेंटीमीटर का मतलब है 96 यूनिट्स, तो 32 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 960 यूनिट। दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 1 जा 32 3 जा, मतलब 1 सेंटीमीटर इज नथिंग बट 30 यूनिट्स। तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू मुझे मिल गई। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि 2.1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी होगी। 2.1 सेंटीमीटर का वैल्यू कितना होगा। अब ध्यान से सुनो, अगर 1 सेंटीमीटर का वैल्यू 30 यूनिट्स है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 यूनिट्स, मल्टीप्लाई करेंगे 2.1 सेंटीमीटर को, तो दोनों साइड क्या आ जाएगा 2.1 इंटू 30। तो ये कितना है, एक पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो गायब कर देंगे, तो ये आ जाएगा 21 इंटू 3 दैट इज 63 यूनिट। तो 2.1 सेंटीमीटर इज नथिंग बट 63 यूनिट। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा कि जो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है, वो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 63 यूनिट।
यहाँ पे सेंटीमीटर फाइंड करना था तो यहाँ पे 350 सेंटीमीटर था, यहाँ पे यूनिट कैलकुलेट करना था तो यूनिट का यहाँ पे कितने यूनिट आ रहे हैं, टोटल 63 यूनिट। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और फोर्थ क्लियर हो गया होगा। बाकी सेकंड ये अभी आगे डिस्कस करेंगे, ये भी आगे डिस्कस करेंगे और ये भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आप देखो ये सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी आपको बार ग्राफ मिल जाए तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आप डिस्कस कर लो। तो एक बार ग्राफ, अरे तो ये बार ग्राफ क्या शो कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं कम्यूट फ्रॉम द रेसिडेंस टू स्कूल, ठीक है। जब हम कॉलेज वगैरह जा रहे हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं वो अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बाय वॉक जाते हैं, कुछ ऐसे जाते हैं जो कार का यूज करते हैं, कुछ स्कूल बस का यूज करते हैं, कुछ बाइक का यूज करते हैं, कुछ साइकिल का यूज करते हैं, कुछ पब्लिक बस का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें दिया है कि ऐसे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो कार का यूज करते हैं, तो आप कहोगे 80 स्टूडेंट। स्कूल बस का यूज करने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 240। बाइक का यूज करने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 60। बाईसाइकिल का यूज करने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 20। और पब्लिक बस का यूज करने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 180। तो यहां से एक तो ये क्लियर हो गया कि हम ये बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट किस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, ये हम बता सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा किस ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर कि स्कूल बस का सबसे ज्यादा यूज करते हैं, टोटल कितने करते हैं, तो आप बोलोगे 240। सबसे कम किसका यूज करते हैं, तो आप बोलोगे बाईसाइकिल का, यानी कि साइकिल का यूज करते हैं। साइकिल का कितना यूज करते हैं, 20। अब क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि दोनों का डिफरेंस कितना है। डिफरेंस हो सकता है कार और पब्लिक बस का पूछ ले, डिफरेंस हो सकता है बाइक और पब्लिक बस का पूछ ले। तो ये टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। एक तो ये क्लियर हो गया, हाईएस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का जो यूज करते हैं वो है स्कूल बस, लोवेस्ट जो यूज करते हैं उसका आंसर है बाईसाइकिल। सेकेंड नंबर पे देखो, फर्स्ट नंबर पे हम यूज करते हैं स्कूल बस, सेकेंड नंबर पे पब्लिक बस, थर्ड नंबर पे कार, फोर्थ नंबर पे बाइक, 5 नंबर पे बाईसाइकिल। हाईएस्ट, लोवेस्ट, डिफरेंस, ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। हमने क्या किया, एनालिसिस किया ग्राफ का यूज करके। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इजीली हम ग्राफ से समझ सकते हैं। किसी भी चीज को अगर हमें समझना है तो ग्राफिकल मेथड से हम ज्यादा बेटर से समझ सकते हैं। जैसा कि अगर मैं उसी चीज को अगर मैं आपको लिख दूं वर्डिंग में कि ये इतना यूज कर रहे हैं, ये मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इतना यूज कर रहे हैं, ये इतना यूज कर रहे हैं, तो फलाना ठिकाना हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम ग्राफ से देखें तो ये हमारे माइंड में छप जाता है। हाँ, वो ग्राफ इतना ऊपर जा रहा था, वो ग्राफ की वैल्यू इतनी नीचे थी, वो ग्राफ सेकेंड नंबर पे था, वो थर्ड पे था, वो इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट बता रहा था, वो ये मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि पूरी फिगर आपकी माइंड में विजुअल सेंस में बैठ जाती है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन देखो, कह रहा है, अच्छा रुको थोड़ा यहाँ पे हट रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल्स हु ट्रैवल बाय स्कूल बस एंड बाय बाइक। देखो ऐड करके पूछ लिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो कि स्टूडेंट जो बच्चे वगैरह ऐसे कितने हैं जो स्कूल बस से भी ट्रैवल करते हैं और बाइक से भी ट्रैवल करते हैं। आप तुरंत जाओगे क्वेश्चन पे और देखोगे कि बस और बाइक से कितने ट्रैवल कर रहे हैं, ऐड करके पूछ लिया। आप देखो ये बोलोगे सर ये बस वाले हैं, अच्छा उसमें कौन सा बस बोला वो भी देख लो, हु ट्रैवल बाय स्कूल बस एंड बाइक, ठीक है। पब्लिक बस की बात नहीं कर रहा, स्कूल बस। स्कूल बस आप बोलोगे सर 240, बाइक से कितना यूज कर रहे हैं 60, दोनों का मिला के कितना होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, 240 में 60 ऐड कर दो तो 240 प्लस 60 कितना हो गया 300। तो 300 नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं जो किस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, तो स्कूल बस एंड बाइक। तो आप बोलोगे सर 240 प्लस 60 300, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जितना ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, मैं आपको ना बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा ना कि आपको जो भी टॉपिक है वो एग्जांपल्स की मदद से समझ में आ जाएंगे। जितना आप एग्जांपल्स करते हैं ना उससे आपको आइडिया क्लियर होते हैं कि किस तरीके से हम टॉपिक को समझ सकते हैं।
मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करो, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, पहले खुद ट्राई करो और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में उसका सॉल्यूशन चेक कर लो। जिस क्वेश्चन पे डाउट आ रहा है, जो क्वेश्चन मुझे लगेंगे कि नहीं ये अगर थोड़ा अलग है, हट के है, मैं उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी मोर मतलब कुछ तो है, कंपेयर कर रहा है। ये देखो, ये जो इंग्लिश में आप पढ़ते रहोगे ये एक कंपेरेटिव रहता है, मतलब हम किसी चीज को, दो चीज को कंपेयर कर रहे हैं। जब मोर यूज करते हैं, लेस यूज करते हैं, इसका मतलब है किसी दो चीज को हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब कंपेयर करेंगे तो मतलब कोई चीज किसी से ज्यादा है या कम है, तो कितना ज्यादा है, हाउ मच, वो हमें कैलकुलेट करना है। हाउ मेनी मोर पीपल्स ट्रैवल पब्लिक बस देन बाय कार। तो मोर के बाद आपको पता होगा किससे देन आता है, ट्रैवल बाय पब्लिक बस, कार से कितना ज्यादा है पब्लिक बस। तो देख लेते हैं, जो भी स्टूडेंट कार से ट्रैवल करते हैं वो मतलब पब्लिक बस कितना ज्यादा है, तो 100, दोनों का डिफरेंस कितना है। तो पब्लिक बस से जाने वाले बच्चे कार से जाने वाले बच्चे से कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर दोनों का डिफरेंस फाइंड कर ले। तो 180 और इसका डिफरेंस लेंगे, मतलब माइनस, डिफरेंस मतलब माइनस, सम मतलब प्लस, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, कोसेंट मतलब डिवीजन। ये आपको पता होना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सम वर्ड जहां पे यूज करें SUM, इसका मतलब होता है सम मतलब होता है प्लस करना, ऐड करना, इंटीग्रेट करना। किसी चीज को जब हम इकट्ठा करते हैं तो सम यूज करते हैं, ठीक है। और डिफरेंस मतलब किसी चीज को, दो चीज को आपस में माइनस करेंगे, A माइनस बी करो या B माइनस करो, दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है उसे हम कहते हैं डिफरेंस, मतलब सब्ट्रैक्शन या माइनस। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, दो चीज को आप जब मल्टीप्लाई करते हो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। और लास्ट वर्ड क्वोशंट किसके लिए यूज करते हैं, जब डिवीजन करते हैं A बाई B। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो डिफरेंस कितना है दोनों का, 80 का डिफरेंस है। तो आप बोलोगे कि जो पब्लिक बस से ट्रैवल करने वाला वो कितना ज्यादा है कार से, तो आप बोलोगे 80, अरे कितना था 180 और 80 मतलब 100। तो इसका आंसर आ जाएगा 100 कहाँ पे, ये देखो, ये ए ऑप्शन करेक्ट है कि 100 स्टूडेंट ज्यादा ट्रैवल करते हैं पब्लिक बस से। अगर मैं कंपेयर करूं किससे, कार से 80 और उससे 180, तो कितने ज्यादा ट्रैवल करते हैं, 100। द नंबर ऑफ पीपल्स हु ट्रैवल बाय बाइक इज 3 टाइम्स। तो क्वेश्चन क्या है 8 नंबर, फिर से देखते हैं। द नंबर ऑफ पीपल्स हु ट्रैवल बाय बाइक इज 3 टाइम्स देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल्स हु ट्रैवल बाय। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितने भी लोग बाइक से ट्रैवल करते हैं वो 3 टाइम्स हैं। 3 टाइम्स का मतलब होता है 3 गुना। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से अगर एक पब्लिक कर रही है तो बाइक से कितने करेंगे, 3। किसी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से अगर 2 कर रहे हैं तो बाइक से कितने करेंगे, 2 3 जा 6। अगर पहले वाले ट्रांसपोर्ट से 3 कर रहे हैं तो बाइक से कितने करेंगे, 9 करेंगे। क्यों, क्योंकि उसका 3 टाइम है। तो ऐसा कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो बाइक से जाने वाले से क्या है, 3 गुना कम है, क्योंकि ये 3 टाइम्स क्या है, ग्रेटर है किससे, जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वही हमको कैलकुलेट करना है। तो देख लेते हैं किसका 3 के टेबल में आता है, ये मतलब किसका 3 टाइम्स है। पहले तो ये चेक करते हैं बाइक। अब ध्यान से सुनो, ये जिसका भी 3 टाइम होगा उससे तो ग्रेटर देन होना चाहिए। तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, ये भी एलिमिनेट हो गए, ये भी एलिमिनेट होंगे। अब ये चेक कर लो क्या 60 20 का 3 टाइम्स है। आप बोलोगे यस, 20 3 जा 60। मतलब ये क्वेश्चन में ये पूछा था कि बाइक से जाने वाले जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 3 टाइम्स हैं उन नंबर ऑफ स्टूडेंट से जो मतलब किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से। तो हमको ये बोलेंगे कि बाईसाइकिल वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसके नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जानते हैं उसका 3 टाइम्स करोगे तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो किससे आते हैं, बाइक से। यानी कि बाइक से जाने वालों की संख्या 3 गुना है जितने की बाईसाइकिल से जाते हैं। तो 20 3 जा 60 मतलब 3 गुना ज़्यादा लोग बाइक से जाते हैं जितने की बाईसाइकिल से आते हैं। मतलब बाईसाइकिल से अगर 1 लोग जाते हैं तो बाइक से 3 लोग जाएंगे।
तो अगर बाईसाइकिल से या साइकिल से 20 लोग जाते हैं तो उसका 3 गुना यानी कि 23 जा 60 लोग जा रहे हैं बाइक से, तो वहां पे किसका आंसर आ जाएगा? बाईसाइकिल। देखते हैं ऑप्शन में है बाईसाइकिल, ये देखो, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो जो नंबर ऑफ पीपल्स है जो बाइक से जा रहे हैं वो 3 टाइम्स है किस, द नंबर ऑफ पीपल्स जो कहां से ट्रैवल, किससे ट्रैवल करते हैं? बाईसाइकिल से, ठीक है। इफ 6 गर्ल्स ट्रैवल टू स्कूल बाय बाईसाइकिल देन हाउ मेनी बॉय ट्रैवल्स बाय बाईसाइकिल, ठीक है। अगर 6 गर्ल्स ट्रैवल कर रहे हैं स्कूल बाय बाईसाइकिल तो कितने बॉयज जो होंगे वो किससे ट्रैवल कर रहे हैं? बाईसाइकिल से। अब देख लेते हैं टोटल कितने ट्रैवल कर रहे हैं, बड़े ध्यान सुनना। टोटल 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो किससे ट्रैवल कर रहे हैं? बाईसाइकिल से। इसमें कुछ गर्ल्स होंगे, कुछ बॉयज होंगे। अब ये कह रहा है कि गर्ल्स से 6 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो बचे हुए कितने बचेंगे? 14। तो 20 में से जब हम 6 को माइनस कर देंगे, 20 माइनस 6 दैट इज 14, तो 14 नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो, अरे 14 नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉयज है जो किससे ट्रैवल करते हैं? बाईसाइकिल से। तो देखते हैं 14 ऑप्शन। अब ये देखो क्वेश्चन में हमने देखो बार ग्राफ को, डायग्राम को पहले स्टडी किया, अब उसमें इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमको सिर्फ क्वेश्चन से आइडिया लग सकता है, ठीक है। हमने तो सिर्फ देख लिया कि इसकी इतनी वैल्यू है, इसकी इतनी वैल्यू है, बट उससे n नंबर ऑफ क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, ठीक है। चाहे जितनी मर्जी हम क्वेश्चन वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 गर्ल्स ट्रैवल कर रहे हैं अगर स्कूल जाने के लिए बाईसाइकिल से, तो बॉयज कितने करेंगे? तो आप बोलोगे बॉयज कितने करेंगे? 14 बॉयज ऐसे हैं जो बाईसाइकिल का यूज करते हैं स्कूल जाने के लिए, ठीक है। ये कोई क्लियर हो गया होगा। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल्स हु ट्रैवल स्कूल बस एंड हु ट्रैवल बाय पब्लिक बस। आपको रेशियो पता होगा, दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, सेम क्वांटिटी को, अगर दो सेम क्वांटिटी सेम नहीं है तो उसके नंबर को हम कंपेयर करते हैं। देखो, या तो सेम क्वांटिटी जो सेम टाइप के या सेम काइंड के हैं उनको कंपेयर करो, या तो उनके नंबर को कंपेयर करो कि वो कितने नंबर ऑफ टाइम है, वो कितने नंबर ऑफ टाइम है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे नंबर कंपेयर करना है, स्कूल बस से जाने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट का और पब्लिक बस से जाने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो कंपेयर करना है। स्कूल बस से जाने वाले 240, पब्लिक बस से जाने वाले 180। रेशियो क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये किसके टेबल में आ रहा है? 6 3 जा एंड 6 4 जा, तो देयरफॉर रेशियो क्या आ गया? 4:3। तो 4:3 ये हमारा रेशियो है, जिस रेशियो में स्कूल बस और पब्लिक बस से जाने वाले पब्लिक है। यानी कि अगर 4 स्टूडेंट स्कूल बस से जा रहे हैं तो 3 स्टूडेंट पब्लिक बस से जाएंगे। अगर 8 स्टूडेंट स्कूल बस से जा रहे हैं तो 6 स्टूडेंट किससे जाएंगे? पब्लिक बस से। ये रेशियो है किसका? स्कूल बस और पब्लिक बस का। तो 4:3 कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी ए, बी और डी ऑप्शन रॉन्ग, ठीक है। तो ये आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे और भी क्वेश्चंस है, या आप कर सकते हो क्वेश्चंस को रीड करना। नहीं, ये क्वेश्चन शायद आगे का है, या आगे हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिस्कस कर लेना, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब तक हमने डिस्कस किया जो पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको होमवर्क दिए थे वो। अब स्टार्ट करते हैं पाई ग्राफ और पाई चार्ट। मैं एक चीज बता दूं, पाई एक नोटेशन होता है। ये पाई है, ये एक इरेशनल नंबर है, इसकी अपनी बहुत ही ये इंपॉर्टेंस है। पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई क्या होता है? अगर मैं एक यूनिट सर्कल ले लूं, यूनिट सर्कल ले लूं, और अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो इसका एरिया कितना होता है? पाई, ठीक है। कितना होता है इसका एरिया? कितना होता है? पाई। यूनिट सर्कल का अगर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं पाई। तो ये वहां से इंट्रोड्यूस हुआ था पाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पाई सर्कल से ही आ रहा है, इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? पाई ग्राफ या पाई चार्ट। पाई को एंगल में बोलेंगे तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो जब हम एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो सर्कल का जो एंगल होता है
ये जीरो, ये कितना एंगल है, जीरो एंगल, ये कितना एंगल हो गया 90 डिग्री, ये यहाँ से यहाँ तक होगा तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा यहाँ तक 270 डिग्री, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, और जब यहाँ से लेके यहाँ तक आऊँगा तो ये कितना आ जाएगा 360 डिग्री, जो कि किसके इक्वल हो जाता है 0 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए कि ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड दैट इज 360 डिग्री। तो जब हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो सर्कल के टोटल एंगल कितने होते हैं, यहाँ से यहाँ तक टोटल 360 डिग्री पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, डिग्री के रिस्पेक्ट में। ऐसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे कितने डिग्री तक करेंगे यहाँ पे 90 डिग्री तक, फिर ऐसे यहाँ पे 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है, इसीलिए इसको नाम दिया पाई ग्राफ और पाई चार्ट। स्टैटिस्टिकल डेटा कैन ऑल्सो बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ पाई ग्राफ। स्टैटिस्टिकल डेटा को हम पाई ग्राफ और पाई डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन दी पाई ग्राफ अ सर्कल को डिवाइडेड करते हैं वेरियस सेक्टर में, यानी कि हर डिग्री में अगर मैं उसको डिवाइड करूंगा, सेक्टर का मतलब क्या होता है कि किसी भी सर्कल का एक पार्ट ले लो। जैसे आप पिज्जा खाते हो, ठीक है, तो पिज्जा का एक पार्ट जब आपको एक निकाल के देते हैं ना उसका, ये देखो ये एक पार्ट, कि ये एक पार्ट ये ले लेगा, एक पार्ट आपका दोस्त ले लेगा, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, इसी तरीके से निकालते हैं। तो वो जो एक पार्ट किसी को दे दिया जाता है ना ऐसे निकाल के, ये जो एक पार्ट है इसी को हम कहते हैं सेक्टर। तो ये आपको सेक्टर भी क्लियर हो गया होगा। इन दी ग्राफ अ सर्कल को डिवाइडेड करते हैं वेरियस सेक्टर में, मतलब ये 1 डिग्री का एक सेक्टर, 2 डिग्री का 2 सेक्टर, ऐसे 90 डिग्री का एक सेक्टर बन जाएगा। ऐसे बनाओगे ना 90 डिग्री का, और जैसे सर्कल है तो ये देखो ये 90 डिग्री का, तो ये भी क्या बना रहा है, एक सेक्टर बना रहा है। ठीक है, तो इन प्रोपोर्शन टू द वेरियस कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ द टोटल, तो टोटल में से उसके एक एक पार्ट का हम लोग क्या बनाएंगे, एक सेक्टर बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपको पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, द एडजॉइनिंग फिगर शो द रिजल्ट ऑफ 7th क्लास स्टूडेंट। मतलब 7th क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं, ऐसे हम लोग, आप लोग 11th क्लास में, तो आप लोग क्या कर सकते हैं 11th या 12th के जो भी स्टूडेंट हो गए, या फिर FY BCom के, अगर आपकी क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, अगर मैं उसका एक फिगर बनाऊं। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया है, पूरे ग्राफ के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं पाई ग्राफ में क्या कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इसमें देखो अलग अलग मैंने डायग्राम यूज किया है कि स्टूडेंट जो पास हुए फर्स्ट क्लास, मतलब पूरी स्टूडेंट में 10 स्टूडेंट, ठीक है, अगर उसमें 2 स्टूडेंट किसमें पास हुए फर्स्ट क्लास से, कुछ स्टूडेंट सेकेंड क्लास से, कुछ स्टूडेंट थर्ड क्लास से, और कुछ स्टूडेंट क्या हो गए, फेल हो गए। ये अलग अलग उनको मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये वाला पार्ट है वो स्टूडेंट, आगे चल के हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, पहले डायग्राम से समझ लो कि किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो स्टूडेंट जो फर्स्ट क्लास से पास हुए उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। ये वो सारे स्टूडेंट है 7th क्लास, जैसे आपका 11th 12th जो भी होगा, तो कितने स्टूडेंट पास हुए यहाँ पे, इतने स्टूडेंट पास हुए। ये कितने हैं वो बाद में कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड क्लास से कितने स्टूडेंट पास हुए, तो ये देखो व्हाइट वाला, ये वो स्टूडेंट है, मैं अलग अलग कलर यूज कर लेता हूँ। ठीक है, पहले के लिए रेड, वो स्टूडेंट जो फर्स्ट क्लास से पास हुए, रेड कलर, ये रेड कलर वाले फर्स्ट क्लास से। सेकेंड क्लास से ये व्हाइट वाले, तो मैं ऑरेंज कलर कर देता हूं। ठीक है, ग्रीन जो पास हुए थर्ड क्लास से, उनको डॉट डॉट कर दिया, तो मैं यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, ये थर्ड क्लास से, और जो हुए उनको ब्लू से कर देता हूँ। वो स्टूडेंट जो फेल हुए, फेल हो गए मतलब, तो ये वाला, ये जो ब्लू वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक एरिया, एक सर्कल में ही अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब अलग अलग सेक्टर में डिवाइड कर दिया कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट क्लास से पास हुए, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो सेकंड क्लास से पास हुए, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो थर्ड क्लास से पास हुए, और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो फेल हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी डेटा को हम, किसी भी स्टैटिस्टिकल डेटा को पाई डायग्राम से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है।
स्टेप्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई डायग्राम। अब कौन सा स्टेप, जैसे देखो वहां पे कुछ तो नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, उसी के रिस्पेक्ट में हमने एक सर्कल बनाया। क्या किया हमने, एक सर्कल ड्रॉ किया और उस डेटा के रिस्पेक्ट में हमने कुछ ग्राफ बना दी, अलग अलग सेक्टर में डिवाइड कर दिया। तो वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके जो भी स्टूडेंट है उन्हीं स्टूडेंट को हम पाई ग्राफ में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम एक एक स्टेप करके डिस्कस करेंगे। स्टेप नंबर 1, तो जो स्टेप नंबर 1 है, टेक द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द आइटम्स इक्वल टू 360 डिग्री। जितने भी आइटम्स हैं उनको मैं 360 डिग्री बोल दूंगा। अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट की वैल्यू हो जाएगी 3.6 डिग्री। 100 स्टूडेंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर 100 स्टूडेंट है तो टोटल कितने हो जाएंगे, क्या बोल रहा है, टोटल वैल्यू को आप 360 डिग्री ले लो और यहां से कैलकुलेट कर लो 1 स्टूडेंट की वैल्यू। मतलब एक स्टूडेंट हमें बताएगा कि वो 3.6 डिग्री है। तो मान लो ऐसे 10 स्टूडेंट होंगे तो कितना डिग्री होगा, 36 डिग्री। और मान लो 25 स्टूडेंट हो गए तो 90 डिग्री। तो अगर हमें 25 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करना होगा तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर दें। वो आगे की बात है, अभी आगे दिया होगा। बस इतना क्लियर हो गया कि टोटल को 360 डिग्री से इक्वल कर दो। स्टेप नंबर 2, कन्वर्ट ईच कंपोनेंट ऑफ डेटा इनटू डिग्री यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब क्या कर सकते हो, जो भी ईच कंपोनेंट यानी कि डेटा के हर एक कंपोनेंट को जो जो हमको कैलकुलेट करना, मैं डिग्री को डिग्री में कन्वर्ट कर सकता हूं। किस फॉर्मूला का यूज करके, अब ये फॉर्मूला देख लो, जो मैंने आपको बताया वही चीज है। ये देखो ये फॉर्मूला है, कंपोनेंट की वैल्यू को टोटल से डिवाइड करके 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो। एक्चुअल में ये जो चीजें हैं ना, ये कैलकुलेट क्या करते हैं पता है, अगर हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमेशा लाइफ में याद रखना। पहले तो ये देखो किस चीज को किसके रिस्पेक्ट में हम रेशियो ले रहे हैं। हमें निकालना है कंपोनेंट की वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टोटल वैल्यू के रिस्पेक्ट में, जितना भी हमारा उस कंपोनेंट का वैल्यू है। जैसे मान लो 100 स्टूडेंट है, अब 100 स्टूडेंट में 4 कंपोनेंट है कि कोई 4th क्लास से, कोई 3rd क्लास से पास हुआ है, कोई फेल हो गया है, कोई 2nd क्लास से, कोई 1st क्लास से। और मान लो किसी में 20 स्टूडेंट है, किसी में 50 स्टूडेंट है, किसी में 10 है और किसी में 20 है। तो 10, 20, 50, 30 जो भी है वो किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है। देखो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके 100 नहीं निकालना, हो सकता है मिस्टेक हो, तो एक काम करते हैं 10, 20, 30, 40 ले लेते हैं, तब तो 100 होगा। 10, 20, 30, 40, 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास, 100 है। तो 10 क्लास को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, कंपोनेंट वैल्यू कितनी है 10, टोटल वैल्यू कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब यहां पे जो लिखते हैं ना, ये हमें बताता है कि किस में कन्वर्ट करना है। अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते तो यहाँ 100 मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हम कन्वर्ट कर रहे डिग्री में, तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 360 डिग्री। मतलब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि 36। तो जब भी मुझे 10 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करना है तो मैं एक 36 डिग्री का सेक्टर ले लूंगा, ठीक है। सेकेंड, तो ये मैं बोल दूंगा ये 1st क्लास के हैं। अब कलर चेंज कर लेता हूं, 20 स्टूडेंट 2nd क्लास के हैं। तो आप बोलोगे सर अगर 10 का मतलब 36 है तो 20 का मतलब 72, तो देखो ये टोटल 90 होता है यहां से यहां तक, तो 36 माइनस हो गया तो कितने बचे, 54 बचेंगे। मतलब यहां तक 54 होगा। और मुझे क्या चाहिए, कितने चाहिए, 72 चाहिए, तो 18 और यहां से ले लूंगा। मतलब ये जो पूरा एरिया है 90 + 18 कितने हो जाएंगे, 108। तो 36 तो इसका हो गया, बचे 72 इसका। मतलब ये जो पूरा एरिया है 72 डिग्री का, ये किसका हो जाएगा, जो बच्चे 2nd क्लास से पास हुए। तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट थे 1st क्लास से, 36 नहीं, कितने स्टूडेंट थे, 10 स्टूडेंट, डिग्री 36। यहाँ पे कितने स्टूडेंट थे 20, डिग्री कितनी है 72। और ऐसे ही 30 मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 10 का 36 तो 108 डिग्री, और 108 कितने होते, 216। तो एक कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ तक 180
और 180 में 36 और ऐड करना पड़ेगा, तो ये कहीं यहाँ आ जाएगा। मतलब ये वाला जो पूरा पार्ट है, यहाँ पे कितने स्टूडेंट आ गए, 30 स्टूडेंट, यानी कि 108 डिग्री। अब बचे कितने, 40 स्टूडेंट जो कि फेल हुए। 40 स्टूडेंट अगर फेल हुए हैं, मतलब 4 को 36 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 10 का मतलब 36, तो 40 का मतलब 36 इंटू 4, तो 140 डिग्री। यहां से यहां तक का 90, बचे कितने, कितने चाहिए अपने को, 144, 54 और बच रहे। अगर 36 यहां हो गया तो यहां पे 54 तो बच रहे हैं ना, तो ये 54 और ये पूरा 90, 144। तो कलर कौन सा ले लो, तो ये जो पूरा पार्ट है ये क्या हो जाएगा, ये वो स्टूडेंट होंगे जो फेल हो गए। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लिख के आ गया है कि कंपोनेंट वैल्यू को डिवाइड कर दो टोटल वैल्यू और 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो। थर्ड स्टेप ये कह रहा है कि ड्रॉ करो एक सर्कल एक एप्रोप्रिएट रेडियस का, अपने हिसाब से, अपने स्पेस के हिसाब से। जैसे मेरे पास इतना स्पेस था तो मैंने एक इस तरीके का रेडियस ड्रॉ कर दिया अपने मर्जी से, ठीक है। ऐसे ही आप बुक में एक रेडियस का, 2 रेडियस का, लेकिन डेटा सही ढंग से दिखे, अच्छे से दिखे, उसी के रिस्पेक्ट में उसको डिवाइड कर दो। यहां तक क्लियर? देखो एकदम सिंपल है, बहुत ही बोलते ना एकदम तसल्ली से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घाई नहीं, एकदम बिंदास तरीके से पढ़ते हैं। मार्क द एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ड्रॉ द सेक्टर। एंगल के रिस्पेक्ट में प्रोटेक्टर ले लो। प्रोटेक्टर कैसे रहता है, ये इस तरीके से आपके पास कुछ प्रोटेक्टर रहता है। प्रोटेक्टर को देख लो कितनी एंगल है, यहाँ से स्टार्ट कर दो 0 डिग्री, 10 डिग्री, अगर 36 आ गया तो ऐसे कर दो, 1 नॉट आ गया तो यहाँ पे ऐसे कट कर दो, 260 आ गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक 260 और 360 तो पूरा हो ही जाए। इस तरीके से आप प्रोटेक्टर से एंगल ले सकते हो। क्वेश्चन करते, देखिए क्वेश्चन है कि नहीं। एग्जाम्पल नंबर 1, ये थोड़ा स्मॉल हो गया, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, पढ़ लेते हैं उसके बाद छोटा करेंगे। क्वेश्चन में ये कह रहा है द परफॉर्मेंस ऑफ 720 स्टूडेंट। जैसे मैंने 100 लिया था, यहाँ पे ये 720 स्टूडेंट ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इन एन एग्जामिनेशन फॉर द एकेडमिक ईयर 2015-16 इज सोन इन अ पाई चार्ट। एक पाई चार्ट गिवन होगा, जिस पाई चार्ट के अंदर 720 स्टूडेंट का परफॉर्मेंस गिवन है। स्टडी द पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलो। मतलब ये है कि आपको एक पाई चार्ट दिया है, उस पाई चार्ट को स्टडी करके 720 स्टूडेंट के जो परफॉर्मेंस है उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो हमको सॉल्व करना है। पहले क्या करेंगे, पाई चार्ट को हम डिस्कस करेंगे। जो हमने अब तक सीखा है, 720 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, यानी कि टोटल वैल्यू। डिग्री गिवन है, कंपोनेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कंपोनेंट वैल्यू गिवन है, डिग्री फाइंड कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर एक फॉर्मूला है, जितने भी वेरिएबल्स यूज हो रही हैं सारी वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी अगर एक वैल्यू कैलकुलेट करना है तो बाकी सब गिवन होनी चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले हम डायग्राम को डिस्कस करते हैं। देखो पहले तो पाई चार्ट, ये देखो, ये एक डायग्राम है जिसमें 720 स्टूडेंट में से डिवीजन 1 से पास होने वाले 54 डिग्री है, डिवीजन 2 से पास होने वाले 108 डिग्री है, डिवीजन 3 से पास होने वाले 162 डिग्री और फेल होने वाले 36 डिग्री। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन द फर्स्ट डिवीजन। ऐसे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे जो किस में पास हो रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन से। तो आपको वही फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ये सॉल्यूशन है, ठीक है, पहले क्वेश्चन का। एंगल एट द सेंटर, मतलब जो एंगल होते हैं टोटल कितने होते हैं, 360 डिग्री।
एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट डिवीजन, कितनी एंगल रिप्रेजेंट कर रहा था? 54 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा था। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 720। अब ये देखो, ये फॉर्मूला बन गया। कैसे फॉर्मूला बन गया थोड़ा याद रखना। एंगल का फॉर्मूला क्या था? सपोज ये एंगल है थीटा, कंपोनेंट वैल्यू टोटल इनटू 360 डिग्री। जब हमको कंपोनेंट वैल्यू ही कैलकुलेट करना है तो टोटल को एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एंगल इनटू टोटल डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास कंपोनेंट वैल्यू का। एंगल गिवन इनटू टोटल डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, उसी फॉर्मूले को रीअरेंजमेंट करके निकाला गया है। अब थोड़े ध्यान से समझते, एंगल आ गया 54 डिग्री, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 720 और एंगल तो 360 डिग्री है। सॉल्व कर दो, 0 से 0 कैंसल, 36 1 जा 36 2 जा 54 2 जा 108 स्टूडेंट, मतलब 108 ऐसे स्टूडेंट है जिनका मार्क्स फर्स्ट डिवीजन से आया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। पहले क्वेश्चन का आंसर है 108 डिग्री। तो आप क्या करोगे? पहले क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, ऐसे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो पास हुए फर्स्ट डिवीजन से। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन द फर्स्ट डिवीजन। तो आप बोलोगे इसका आंसर है सर कितना? इसका आंसर है कितना है? 108। तो 108 स्टूडेंट ऐसे हैं। आप चेक भी कर सकते हो वहां पुट करके कि 108 कंपोनेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू 720 इंटू 360, तो आपका आंसर 54 डिग्री आएगा। क्रॉस चेक कर सकते एक बार। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द रेशियो। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास टू दैट ऑफ फेल्ड। रेशियो कैलकुलेट करना है, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट पास हुए हैं उनका किससे जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल हुए। तो एक काम करो, पहले तो सारे डिग्री निकाल लो। फेल हुए ऐसे कितने स्टूडेंट हैं? 36 डिग्री। अब टोटल 360 डिग्री में से 36 ही फेल हुए, तो एक काम करो डिग्री का ही रेशियो निकाल लो। डिग्री का ही रेशियो निकाल लो, वही तो रेशियो होगा। 36 फेल हुए हैं और टोटल पास कितने हुए जो बचे हुए हैं। तो एक काम करो, बस डिग्री का ही रेशियो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द स्टूडेंट इन द हु पास इन द एग्जाम। मैं कह रहा हूं टोटल 360 डिग्री होता ही है, जिसमें से 36 फेल हो गए। तो अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं तो आंसर कितना आ जाएगा? 324 डिग्री। तो 324 डिग्री ये बच्चे हो गए पास, बचे हुए 36 हो गए फेल। अरे रे रे रे। एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग फेल स्टूडेंट 36 डिग्री, पास होने वाले की जो एंगल है वो 324 डिग्री है, फेल होने वाले का एंगल है 36 डिग्री। रेशियो कितना होगा? दोनों का निकाल दो ना, वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। जब एंगल पता है रेशियो तो निकालना है। अगर वैल्यू निकालना हो तो मैटर करता, बट इट डजेंट मैटर। क्यों? क्योंकि हमारे पास एंगल है और रेशियो निकालने के लिए कुछ मैटर नहीं करता। तो हम रेशियो निकाल रहे हैं, 324 का रेशियो निकाल लो, सीधी सी बात है। 36 डिग्री कितना होता है? 360 का 1 पार्ट होता है। तो टोटल पार्ट 360 डिग्री को अगर मैं 36 से करूं, एक सर्कल है, देखो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आप ये कैंसिल कर सकते हो। 36 1 जा 36 9 जा, मतलब 9:1 कि 9 बच्चे अगर पास हो रहे हो तो एक ही बच्चा फेल होगा। ये रेशियो है कि अगर रेशियो पूछते हैं ना, रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 9:1 क्वेश्चन बहुत सारे रेशियो में पूछते हैं कि रेशियो क्या है। अगर मैं ये देखूं कि पास और फेल होने के रेशियो क्या, अब बोलोगे 9:1। अगर 10 बच्चे मेरे क्लास में आ रहे हैं ना, तो 9 के मैं चांसेस गारंटी दे रहा हूं कि 9 बच्चे पास होंगे। ऐसे बोलते हुए किसी क्लास में जा रहा हूं, एक बच्चे का चांसेस हार्डली फेल होता है, वरना 9 के 9 बच्चे हमारे फेल होते हैं। अरे सॉरी, एक बच्चा हार्डली फेल होगा, नहीं तो 9 के बच्चे हमारे पास हो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं। बट
अगर उनके 10 भी फेल हो रहे तो ये बोलते हैं 100 में से 100 पास हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या आ जाएगा, 9/1। सिर्फ इसको डिवाइड करना था। वैसे मैंने क्या कुछ बता रहा था डायग्राम से कि क्या करेंगे हम लोग, इसका मतलब ये कि 360 को 36 36 ऐसे करके मैं कितने पार्ट में डिवाइड करूंगा, टोटल 10 पार्ट में। तो एक पार्ट क्या होगा, फेल, बाकी जो बचे हुए 9 पार्ट है ना वो सब क्या हो जाएंगे, पास। ये कितना लाइन है मुझे भी नहीं पता, बट अगर मैं 10 पार्ट में डिवाइड करूंगा तो टोटल 9 पास वाले होंगे और एक फेल वाला होगा। कब, जब 36 36 36 करके कितना 360 करूंगा, तो 36 9 जा 324 और एक जो 36 रहेगा वो फेल वाले रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, और ये तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या था, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल इन द एग्जामिनेशन। कितने फेल होंगे, सिंपल क्वेश्चन है, खाली फॉर्मूला लगा के इसमें कैलकुलेट कर दो। क्या फॉर्मूला था कि 36 को टोटल से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो किससे, 720 से। वही होगा, 36 को मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज पूछा है ना, तो परसेंटेज करना है, तो टोटल परसेंटेज कितने होते हैं 100, तो टोटल की प्लेस पे 100 लिख दो, कुछ मैटर नहीं करता ये। टोटल वैल्यू लिखो या परसेंटेज लिखो, मैंने क्या कहा था, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना वही लिख दो। तो वैल्यू के रिस्पेक्ट में निकालना होता तो 720 लिखते हैं, परसेंटेज के रिस्पेक्ट में निकालना है तो 100 लिख दो, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 में से कैलकुलेट करते हैं। तो 10% और 720 का 10% कितना होता है, 72। अगर स्टूडेंट निकालना होता तो 720 है, और अगर हमको कितने परसेंटेज फेल हो रहे हैं तो 10%। वैसे भी समझ में आ गया ना, 9:1 से ही समझ में आ जा रहा है। 9:1 का मतलब क्या है कि 100 में से एक फेल हो रहा है, मतलब 10%, 9 पास हो रहे हैं, 90%, 90% पास हो रहे हैं, 10% फेल हो रहे हैं। रेशियो से ही हमको समझ में आ गया था कि 10% बच्चे पास हो रहे हैं, अरे सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, 10% बच्चे फेल हो रहे हैं और 90% बच्चे पास होंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये डेटा है, सिंपल सा है। आपको क्या करना है, फॉलोइंग टेबल शो कर रहे हैं वेरियस स्पोर्ट्स प्लेड बाय स्टूडेंट इन स्कूल। मतलब यहाँ पे देखो, ये चेस दिया है, ये क्रिकेट दिया है, ये कैरम दिया है, ये फुटबॉल है। ये उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो चेस खेलते हैं, ऐसे 35 स्टूडेंट हैं। क्रिकेट खेलते हैं ऐसे 70 स्टूडेंट हैं। 42 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कैरम खेलते हैं। 63 ऐसे स्टूडेंट हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। पहला काम तो आपको टोटल निकाल दो। अगर आप इसका टोटल करोगे तो कितना होगा, टोटल कैलकुलेट करो। 63 + 42 कितना हो जाएगा, 105। 70 ऐड करोगे तो 175, और 35 ऐड करोगे तो 210, मतलब 210। 1515, ठीक है, तो ये 210 हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब सॉल्यूशन है, इसको पाई डायग्राम में कंपेयर करना है। तो एक काम करो, मैं आपको यही बता देता हूँ। 35 कंपोनेंट है, टोटल 210, और इसको 360 से मल्टीप्लाई कर। तो यही फॉर्मूला था ना, कंपोनेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 360 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 से 3 कैंसिल हो गया, 7 से 5 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1, और यहाँ पे ये 2। 12 5 जा 60। ठीक है, समझ में आ गया। 60 डिग्री कितनी हो जाएगी चेस की, 60 डिग्री। तो जब आप ये बनाओगे ना तो इसमें 60 डिग्री हो जाएंगे चेस के, ऐसे 70 का बाकी कैलकुलेट कर। आइडिया क्लियर हो गया। उसके बाद ये सॉल्यूशन में आपको देखो, ये सॉल्यूशन दिया। पहले पाई चार्ट के हर एक डेटा को ड्रॉ करेंगे, फॉलोइंग स्टेप। पहले कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। एक सर्कल ड्रॉ करो अपनी मर्जी से, किसी भी रेडियस का। मार्क करो एंगल, सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल, एंड ड्रॉ द सेक्टर। सेक्टर को ड्रॉ कर दो। यहाँ पे कैलकुलेट किया है, देखो ये कैलकुलेट किया है पूरा। ये इसका सॉल्यूशन है, मैं आपको थोड़ा कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये कन्वर्जन है कि चेस में 35 स्टूडेंट थे, तो कंपोनेंट वाइज 35 को डिवाइड किया 210 से, 360 से मल्टीप्लाई किया तो 60 डिग्री आ गया। ये 35 70 उसका डबल है, तो उसका डबल भी होगा, 60 डिग्री का डबल 120। और इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्या क्या कैलकुलेट करोगे, कैरम और फुटबॉल।
तो देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको कंटिन्यूअसली लेक्चर में बने रहना। अगर आप कंटिन्यूअसली लेक्चर ले रहे हो तो बहुत ही बेनिफिट होगा, एकदम मजे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं अपने को। चेस, क्रिकेट, कैरम और फुटबॉल, और ये अपने हिसाब से अलग अलग नोटेशन दे दो कि किसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फुटबॉल को ऐसे डिजाइन बना दिया है, कैरम को ऐसे डिजाइन बना दिया है, क्रिकेट को ये डिजाइन बना दिया है, चेस अपने मर्जी से तुम लोग को चिड़िया, कबूतर जो भी बनाना है, आपको लाइन खींचना लाइन खींच लो, वाइट पेपर कलर से करना है, अलग अलग कलर यूज़ करो, सिर्फ समझ में आना चाहिए। देखो लैंग्वेज, अगर आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो बस समझ में आना चाहिए, और आपका नोटेशन क्लियर होना चाहिए कि किस चीज़ को मैं किस तरीके से नोटेट, मतलब उसे डिनोट कर रहा हूँ, ये खाली क्लियर होना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया, सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है इसमें, कॉम्पोनेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 360 डिग्री। ये क्या कर रहे हैं हम, कन्वर्ट कर रहे हैं एंगल में। इसी को रिवर्स कर दूं, अगर वैल्यू गिवन है और एंगल गिवन है, वैल्यू निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, टोटल को लेफ्ट साइड में कर दो तो टोटल इनटू एंगल, और 360 उठ के नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा डिग्री इनटू टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय 360। तो ये कन्वर्जन। अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो टोटल वैल्यू को रिप्लेस कर दो किससे, परसेंटेज से, यानी कि 100 से, तो वो आपका परसेंटेज में हो जाएगा। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। लाइन ग्राफ, ये जल्दी जल्दी लाइन ग्राफ देख लेते हैं, कितना टाइम हुआ लाइन ग्राफ आज की वीडियो में देखते हैं। अगर ये थोड़ा है लाइन ग्राफ, ठीक है, तो टाइम हो गया ऑलरेडी बहुत, तो लाइन ग्राफ को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि 1 2 3 3 एग्जाम्पल ऐसे थे जो किससे रिलेटेड थे, आई थिंक वो रिलेटेड थे हमारे, जो भी पढ़े क्या, पाई चार्ट, तो पाई चार्ट से रिलेटेड है। तो वो 3 एग्जाम्पल्स आपको होमवर्क के लिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जल्दी से लाइन ग्राफ कवर कर लेंगे, और उससे रिलेटेड मैं आपको जो एग्जाम्पल्स वगैरह हैं वो भी डिस्कस करा दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद जो एग्जाम्पल्स है वो डिस्कस करेंगे, और बाकी सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा। उसके बाद जो आपके पास वीक में 4 डेज बचेंगे, वहाँ पे आप बहुत सारे क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए, तो आप क्या करोगे, सारे क्वेश्चंस को ट्राई करोगे। जब मैं नेक्स्ट वीक में, कल एक लेक्चर होगा लाइन ग्राफ का और उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स होंगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, मैं आपको कंबाइन क्वेश्चन दूंगा जिसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड होंगे जो हमने पहले डिस्कस किया था, वहां से लेके अभी तक का आपको सारे सॉल्व करने। जो भी डाउट होगा 4 डेज के बाद, जो नेक्स्ट वीक में हम मंडे को डिस्कस करेंगे, तो वहां पे हम सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। तो लाइन ग्राफ को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अपने लेक्चर नंबर 4 में। तो आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। किसी भी पॉइंट में आपको डाउट रहता है तो आप टाइमिंग के साथ उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। नोट्स बनाते हुए चलना है, ये रिपीट बार बार कर रहा हूँ, नोट्स नहीं बनाओगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो आपको फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आता, लेकिन अगर आप नोट्स बना रहे हो और जब उसे बार बार आप रिपीट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो वही चीज़ें आपको ईजी लगने लगती है और आपके माइंड में सेट हो जाता है। तो रेगुलर आपको क्या करना है, लेक्चर अटेंड करना है, नोट्स बनाना है, चीज़ों को समझना है, खुद से एग्जाम्पल लो, और जितने ज़्यादा जहाँ जहाँ क्वेश्चन उससे रिलेटेड जितने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।